हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्र में। आज की क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल की श्रृंखला में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हमारा पहला सेट है और इसके द्वारा हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी कोई प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है आपका कि मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा जो गैसों का दाब है, गैसों का दाब, मेज़रमेंट से जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेज़रमेंट को भी आपको याद रखना है कि मैनोमीटर के द्वारा क्या हो जाता है कि गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। अगला और देखिए कि दाब जब आ रहा है तो हम लोग दाब से समझते हैं कि दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। यहाँ देखते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब। जब दाब आ रहा है तो हम लोग दाब से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि वायुमंडलीय दाब जो है, इसका मेजरमेंट क्या चीज़ से मानते हैं, बैरोमीटर। वायुमंडलीय जो दाब है उसको मापने की इकाई क्या है, बैरोमीटर है। तो दोस्तों अगर ये क्लासेस शुरू कर दिए हैं तो आप लोग क्या करना है, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, रफली, और इसे बाद में आप लोग रिवाइज करने के लिए देख सकते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से। एक और टर्म आता है वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता, तो वायुमंडलीय आर्द्रता जो है, उसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को। वायुमंडलीय आर्द्रता को क्या चीज़ से नापते हैं, हाइग्रोमीटर से। फ्रेंड्स यहाँ आपको ध्यान देना है कि मैंने हाइग्रोमीटर लिखा है, HYGROMETER। एक और टर्म आपके एग्जाम में हमेशा आते रहता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रो का मतलब आप लोग समझते होंगे। एक और टर्म आता है हाइड्रोमीटर। तो एग्जाम में हमेशा ये कंफ्यूज करेगा कि हाइड्रोमीटर होगा कि हाइग्रोमीटर होगा। तो हाइड्रो का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है। तो हाइड्रो का संबंध होता है जल से। हाइड्रो का मतलब समझना जल। तो हाइड्रोमीटर से नापते हैं जल का आपेक्षिक घनत्व। जल का आपेक्षिक घनत्व जो होता है, जल का रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। तो सबसे पहले फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि मैनोमीटर से क्या नापते हैं। तो मैनोमीटर से क्या होता है, गैसों का दाब। और दाब का इकाई क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग नापते हैं बैरोमीटर से। और वायुमंडलीय आर्द्रता को नापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर। और यह हाइड्रोमीटर जो हम लोग यह टर्म होगा उससे क्या होता है, जल का आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर मापा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता की माप जो है, तीव्रता की माप की जाती है, उसको जो स्टडी होता है हम लोग उसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता की माप जो की जाती है उसका अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑडियोमीटर बोलते हैं। और इसका तीव्रता की जो मापने की इकाई होती है, ध्वनि की तीव्रता की मापने की जो इकाई होती है, तीव्रता की जो इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होती है उसे डेसिबल बोलते हैं। कि माप की जाती है ऑडियोमीटर के द्वारा माप किया जाता है कि ध्वनि की तीव्रता कितनी है, ऑडियोमीटर। और उसको जो मापने का इकाई होता है उसे हम लोग डेसिबल बोलते हैं। यहाँ एक और बात याद रख सकते हैं कि ध्वनि की जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है ध्वनि की, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है,
ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यह क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। ठीक है, तो ध्वनि से आपको इतना पॉइंट्स याद रखना होगा। एक की कोई भी टर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और याद रख लीजिए कि जो ये यूनिट है डेसिबल, ठीक है, ये तीव्रता की मापने की जो यूनिट है डेसिबल, ये छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये जो इकाई है ये छोटी इकाई है, स्मॉल यूनिट है, छोटी इकाई है ध्वनि की तीव्रता को मापने की। इसका जो बड़ा इकाई होता है, ठीक है, बड़ा इकाई को हम लोग बोलते हैं बेल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की जो बड़ा इकाई होती है उसे हम लोग बेल बोलते हैं। और एक और याद रख सकते हैं हम लोग पॉइंट्स कि जो ध्वनि जो है ना, ध्वनि जो है वो निर्वात में, ठीक है, ध्वनि जो है वो निर्वात समझते हैं, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती है, संचरण नहीं करती है, वैक्यूम में, ठीक है, में ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, तो ध्वनि से रिलेटेड इतने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। और एक और जो है, हमारी जो ध्वनि की सुनने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जो सामान्य सीमा है, ठीक है, वो लगभग कितनी होती है, 40 to 45 डेसिबल। ठीक है, 40 to 45 डेसिबल तक का साउंड जो है, ठीक है, हमारे सुनने के लिए वो क्या होता है, सामान्य सीमा है उसकी। ठीक है, 40 to 45 डेसिबल। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करता है, उसमें बैठा यात्री का सिर, ठीक है, पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका कारण क्या है, जड़त्व है ना। लेकिन जब आपके एग्जाम में दे दिया जाए जड़त्व ऑप्शन नहीं रहे, ऑप्शन में रहे कि गति का जड़त्व रहे या स्थिरता का जड़त्व रहे, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है, तो जब एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, तो उसमें जो बैठा हुआ यात्री है उसका जो सिर है वो पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, ये होता है गति का जड़त्व। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा जड़त्व होगा, तो गति का जड़त्व, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत, ठीक है, जब चलती गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है, ठीक है, तो उसमें बैठा हुआ यात्री क्या हो जाएगा, उसका जो सिर है वो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। तो उस समय जो गति का जड़त्व काम करेगा उसे क्या बोलेंगे, स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, जब गाड़ी अचानक क्या होती है, रुकती है, गाड़ी के रुकने पर जो जड़त्व काम करेगा उसे बोलेंगे स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, क्या बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले आगे देखिए कि जड़त्व, ठीक है, जड़त्व का नियम किसने दिया। अगला सवाल होगा कि जड़त्व जो यहाँ हम लोग का टर्म आ रहा है, ठीक है, इनर्शिया, तो इसका जो नियम जो है किसने दिया था, इसका नियम का प्रतिपादन किया था गैलीलियो साहब ने। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया था, जड़त्व का नियम दिया था, और इसी को आधार मान के, ठीक है, इसी को आधार मान के ब्रिटिश वैज्ञानिक, नाम क्या है, न्यूटन। आपको याद रखना है ब्रिटिश, कभी बार पूछ भी दिया जाता है कि न्यूटन का संबंध किस देश से है, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे न्यूटन। ठीक है, उन्होंने इसी के आधार पर गति का, ठीक है, नियम दिया था, और उन्होंने गति के तीन नियम बनाए थे। ठीक है, 3 नियम थे,
गति के, ठीक है, 3 नियम इसके गति के थे। उसमें क्या था, पहला लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ से क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मतलब बल की परिभाषा अज्ञात होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम से क्या ज्ञात होता है, तो बल की परिभाषा ज्ञात होती है। ठीक है, दूसरा नियम से क्या होता है, सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, उससे क्या होता है, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक पता होगा। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है ma। ठीक है, तो ये ma जो व्यंजक है, यह न्यूटन का गति का तीसरा नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, और थर्ड लॉ क्या होता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, क्रिया के विपरीत क्या होती है, क्रिया प्रतिक्रिया, वही समझना है कि क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये क्या, न्यूटन का गति का तीसरा नियम हो गया। ठीक है, तो पहला नियम से बल की परिभाषा, दूसरा नियम से इसका व्यंजक प्राप्त होता है, तीसरा नियम जो बताता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया है क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखा। इसमें एक और प्रश्न देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन का जो नियम है, गति का नियम, ठीक है, उसका सबसे पहली बार, ठीक है, उनकी एक पुस्तक थी, उनका नाम था प्रिंसिपिया। बुक का नाम क्या है, न्यूटन का बुक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक जो है, ठीक है, ये 1687 में छपा था। ठीक है, इसी बुक में न्यूटन ने गति का तीसरा नियम, मतलब तीनों नियम के बारे में बताया। ठीक है, बुक का नाम आपको याद रखना है कि प्रिंसिपिया बुक थी, और ये का मतलब इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1687 में, जिसमें न्यूटन ने, ठीक है, गति का नियम बताया था। और इसमें सवाल होगा जो हम लोग पढ़ लिए हैं कि गैलीलियो, ठीक है, कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, और इसके गति के नियम से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको कोई कंडीशन देगा, ठीक है, और बोलेगा कि ये जो है किस, जैसे कि मान लीजिए एक दरी है, कारपेट है, जब उसको पीटा जाता है, ठीक है, कारपेट को जब पीटा जाता है तो उसमें क्या धूल निकलते हैं, है ना, धूल निकलते हैं। तो पूछा जाए कि ये गति का कौन सा नियम से संबंधित है। ठीक है, तो गति का क्या है, वो पहला नियम है। ठीक है, इसी पर आधारित और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो हम लोग आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ टर्म आ रहा प्रकाश, है ना। तो हम लोग प्रकाश से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसको सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले इसको क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश का रंग, ठीक है, कलर जो है निर्धारित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है वो तरंगदैर्ध्य, ठीक है, से क्या होता है, निर्धारित किया जाता है ना। इसे वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, प्रकाश का रंग जो है वो क्या चीज़ से निर्धारित किया जाता है, तरंगदैर्ध्य के माध्यम से निर्धारित करते हैं। ठीक है, और यहाँ प्रकाश आ रहा, तो प्रकाश के बारे में आपको समझना है कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स। ठीक है, कभी कभी आपको ये इंग्लिश वर्ड भी याद रखना होगा क्योंकि कंफ्यूजन से आप दूर रहेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ मीन्स ट्रांसवर्स वेव, प्रकाश। ठीक है, जो प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग होने का कारण क्या है कि मतलब को होने के कारण इससे क्या होता है, इसका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जो है संभव हो सकता है। ठीक है, मतलब अनुप्रस्थ तरंगे के, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसके कारण से इसका पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण संभव है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ठीक है कौन से तरंग का पोलराइजेशन संभव होगा, ऑप्शन दे देगा प्रकाश, ध्वनि और भी तरंगे दे देंगे, तो आंसर क्या होगा, प्रकाश। ठीक है, क्योंकि यह एक अनुप्रस्थ तरंग है।
मतलब ट्रांसवर्स वेव है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश का जो स्पीड है, प्रकाश की स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ यूनिट याद रखना है, ये तो बहुत सारे एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ हमेशा रहेगा। यहाँ क्या कर देगा, यहाँ चेंजिंग कर देगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ किलोमीटर डाल दे, लेकिन आपको याद रखना है कि मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। प्रकाश का स्पीड कितना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और एक और समझ लीजिए कि प्रकाश जो है, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछ सकता है कि सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जो है उसको धरती पर आने में कितना समय लगता है, तो 8.16.66 सेकेंड, मतलब 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश को पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। 16.66 भी दे सकता है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक बटन, ठीक है, लाइक ज़रूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें।